Hello dear students, welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So today we are going to start this microorganism friend and foe long question answers. मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स अच्छी तरह करा दिए थे. आज हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है. सो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स डियर स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग थे और हमने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझे भी थे. आपका ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है तो प्लीज़ जाके फटाफट देख लीजिए क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट जो है और भी ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं. सो डोंट मिस एडिशनल क्वेश्चन आंसर्स. ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है. तो चैप्टर स्टार्ट क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर न्यू इन आवर चैनल सब्सक्राइब नाउ, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको वीडियोस कैसे मिलेंगे. और हमारा चैनल आपके लिए लाता है इतने अच्छे अच्छे वीडियोस. ये स्टूडेंट सब्सक्राइब करना तो बनता है राइट. तो लाइक भी करा करो और कमेंट भी करा करो. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ सी डियर स्टूडेंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पे आता है, ऑब्जर्व द फिगर 2.1 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन. इसको ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर लिखना है. राइट नेम ऑफ द डिजीज़. ठीक है, देख रहे हो ये मैं जब पढ़ा रही थी मैंने बताया था ना, ये येलो येलोइश हो रही है ना. तो भाई ये आपकी और कौन सी डिजीज़ हो सकती है? प्लांट डिजीज़ है राइट. और हमने पढ़ा भी था कि जब पत्तियां पीली पीली होने लगती हैं, और आपको तो पता ही चली गया होगा कि ये भिंडी की पत्तियां हैं. ठीक है, तो एक डिजीज़ का नाम था, वो था येलो वेन मोसैक. क्या था? येलो वेन मोसैक. लेट मी राइट इट हेयर. ठीक है, येलो वेन मोसैक एक आपकी डिजीज़ थी जो कि भिंडी यानी कि ओकरा प्लांट में होती है. जब आपके जो पत्ते होते हैं भिंडी के वो पीले पीले होने लगते हैं. सो डियर स्टूडेंट, ये डिजीज़ का नाम हमने जान लिया जो कि है येलो वेन मोसैक. नेक्स्ट है, नेम द कॉजेटिव एजेंट ऑफ दिस डिजीज़. इसका कॉजेटिव एजेंट यानी कि इसका एजेंट क्या है? बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है इसका? तो भाई मैंने बताया था येलो वेन मोज़ैक एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आपके येलो वेन मोज़ैक वायरस से होती है. ठीक है, सिट्रस कैंकर आपकी बैक्टीरिया से होती है, व्हीट ऑफ रस्ट फंगाई से होती है, फंगस से होती है, और ये जो बीमारी है येलो वेन मोज़ैक वायरस से होती है. नेक्स्ट है, हाउ डज द डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर. कैसे एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक कर जा सकती है? देखो भाई, एयर के द्वारा जा सकती है, वाटर के द्वारा जा सकती है राइट, सॉइल के द्वारा जा सकती है ये डिजीज़, है ना डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट है, नेम एनी टू प्लांट डिजीज एंड माइक्रोब दैट कॉज देम. भाई हमें पता है व्हीट ऑफ रस्ट फंगस से होती है और जो आपकी सिट्रस कैंकर है वो बैक्टीरिया से होती है. अब देखो नेक्स्ट है, हाउ डज वैक्सीन्स वर्क. अब देखो वैक्सीन्स कैसे वर्क करती हैं. अगर मैं वैक्सीन्स की वर्क वाली चीज़ें बताऊं तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा क्लियर स्पेस है तो यहाँ पे देखो. मान लो आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ये आप हो. ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्राइंग. ओके, ये गर्ल बना दी मैंने. ठीक है, और ये इसका हाथ है और ये इसका इधर वाला हाथ है. यहाँ पे अब डॉक्टर आ रहा है इंजेक्शन लगाने, जो कि है ये वैक्सीन वाला. ठीक है, तो ये वैक्सीन इसके यहाँ पे लगाने हैं और यहाँ पे थोड़ी भरी भरी है और ये एक इंजेक्शन है डॉक्टर का. ठीक है, अब भाई इसकी नोक से वैक्सीन लगा रहा है. अब तो वैक्सीन हमारी किससे बनती है? बैक्टीरिया वगैरह से बनती है राइट. तो जब कोई इन्वेडर हमारे शरीर के अंदर घुसता है ना, हमने वैक्सीन लगा रखी है उस पर्टिकुलर डिजीज़ की, तो हमारी बॉडी को पता होता है कि जब ये घुस रहा है तो इसमें हमें कौन सी एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करनी है. और जब हमारे अंदर वैक्सीन घुसती है तो डिजिटल फ्यूचर में जब हमें वो बीमारी होती है तो जब जो वैक्सीन होती है उसकी वजह से आपकी बॉडीज़ कुछ एंटीबॉडीज़ सिक्रीट करती हैं. एंटीबॉडीज़ का मतलब होता है ऐसी केमिकल्स जो बॉडीज़ रिलीज़ करती है ताकि वो इन्वेडर या वो हार्मफुल बैक्टीरिया पैथोजन को रोक सके. तो यही सिमिलर चीज़ से आपकी जो वैक्सीन है वो वर्क करती है. ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.2 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो यहाँ पे आपको सेटअप दिया है, समझ गए सब लोग. अब यहाँ पे देखो, व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन ए. देखो यहाँ पे वार्म शुगर सॉल्यूशन लिया है और यीस्ट पाउडर डाल रखा है. ठीक है, देन ये इसमें एक पाइप लगा रखा है और यहाँ पे लाइम वाटर है.
अब लाइम वाटर से कोई बच्चे ये मत सोचना कि ये नींबू पानी है, नींबू पानी नहीं है। ये आपका जो पुट्टी वगैरह होती है ना, मतलब जो आप दीवार में लगाते हो कैल्शियम वगैरह, वो वाला पानी है, चूना वाला पानी है ना, वो है। ठीक है, तो अब ये लाइम वाटर है। अब वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंस टू शुगर सॉल्यूशन इन ए। शुगर सॉल्यूशन जो ए में है उसको क्या होता है। अब देखो विच गैस इज रिलीज्ड इन ए। अब भाई देखो शुगर सॉल्यूशन इन ए में थोड़े थोड़े बबल्स आने लगते हैं। क्यों आ रहे हैं बबल्स? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है। सो इसका सॉल्यूशन बन गया, बबल्स आने लगते हैं। और दूसरा वाला विच गैस इज रिलीज, इसका आ गया कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हुई है? दैट यू नो दैट यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है, और एनारोबिकली रेस्पायर करते समय वो जो बाय प्रोडक्ट छोड़ता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इथेनॉल। इथेनॉल मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ रिलीज होती है। व्हाट चेंजेस विल यू ऑब्जर्व इन बी व्हेन गैस इज पास थ्रू इट। अब जब गैस उससे पास हो रही है डियर स्टूडेंट्स, तो बी में क्या है? लाइम वाटर है। लाइम वाटर तब तक पानी की फॉर्म में था, आपने चूना मिला है तो मतलब थोड़ा थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद हो गया, लेकिन पानी जैसा ही है। लेकिन जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चली गई तो उसमें बबल्स आने लग गए, और साथ ही साथ वो वाटर मिल्की हो गया। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें जा रही है, राइट। तो ये आपने फिजिकल केमिकल चेंजेस में पढ़ा होगा क्लास 7 में, सोचो। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी। बी में क्या ऑब्जर्व करोगे और साथ ही साथ ए में क्या ऑब्जर्व करोगे, नॉर्मल सी चीज़ें। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। अभी ऑब्जर्व द फिगर 2.3 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द ग्रुप टू विच इट बिलोंग्स। तो भाई देखो ब्रेड मोल्ड है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो सबको पता चल ही गया होगा देख कर ही, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है और मैंने चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझाया है। तो ये बेटा आपका कोई भी नहीं, आपका प्यारा चहीता दोस्त ब्रेड मोल्ड। ठीक है, ब्रेड मोल्ड। अब नेक्स्ट आता है नेम द फूड आइटम ऑन विच द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो। भाई ब्रेड मोल्ड है तो ब्रेड में ही तो ग्रो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डज इट ग्रो इन वेल इन ड्राई और द मॉइस्ट कंडीशन। तो भाई ब्रेड मोल्ड आपका तब ग्रो होता है जब आपके ब्रेड में पानी हो या वो उसमें मॉइस्चर आ जाए, तो आपका ब्रेड मोल्ड ग्रो हो जाता है, और फंगस है, राइट। तो अब देखो इसमें लिखा था विच ग्रुप इट बिलोंग्स टू, तो इसका आंसर है फंगस। ठीक है, तो अब उसमें मॉइस्चर है, मॉइस्ट कंडीशन में वो उगता है। ठीक है, इज इट सेफ टू ईट इन्फेक्टेड ब्रेड। क्या ये सही है इन्फेक्टेड ब्रेड को खाना? नहीं, गलत है, क्योंकि इससे क्या हो सकता है, आपकी डेथ भी हो सकती है। आप बीमार तो हो गई, आपको फूड पॉइजनिंग तो होगी होगी, पर साथ ही साथ आपकी डेथ भी हो सकती है सीवियर कंडीशंस में। ठीक है, सो नेवर ईट द ब्रेड विच इज़ ऑलरेडी इफेक्टेड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। फ्रेश मिल्क इज बॉइल्ड बिफोर consumption, while processed milk stored in packets can be consumed without boiling. अब देखो जो हमारा फ्रेश मिल्क होता है ना, जो आप अपनी डेयरी जहाँ से भी आप डेयरी से लाते हो, तो उस मिल्क को आपने देखा होगा जो आपकी मम्मा होती है वो पहले से बॉईल करती है, राइट। और उसे बॉईल क्यों करती है? क्योंकि बॉईल करने से क्या होता है, आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन जो आपका प्रोसेस मिल्क होता है वो क्यों नहीं हम बॉईल करते हैं? इसका आंसर ये है कि जो आपका प्रोसेस मिल्क होता है वो ऑलरेडी प्रेशराइज होता है। प्रेशराइज मतलब कि उसको 70 डिग्री तक के लिए बॉईल करा, 30 to 15 सेकेंड्स के लिए, और उसको सडनली चिल्ड, यानी कि अचानक से उसे चिल्ड कर दिया, ठंडा कर दिया और पैकेट्स में स्टोर कर दिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खुद ही समझ में नहीं आता भाई कब इतना गर्म में भी हम नहीं उग सकते और इतने ठंडे में भी हम नहीं उग सकते, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं उगते। और यही रीज़न है कि पेस्चराइज मिल्क को हम बिना बॉइलिंग के जो है कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, सो मेन कॉन्सेप्ट इन दिस वन क्वेश्चन इज पेस्चराइजेशन। जो आपका पेस्चराइज मिल्क होता है जिसको हम 70 डिग्री के लिए 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बॉईल करते हैं, देन उसको सडनली चिल डाउन कर देते हैं और पैकेट्स में स्टोर कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रो ही नहीं कर पाते। भाई वही खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अचानक से इन्होंने गर्म करा अब ठंडा कर दे रहे हैं तो हम कैसे हो गए, राइट। वो नहीं उग पाते उस कंडीशन में। और फ्रेश मिल्क को हम इसलिए कहते हैं क्योंकि फ्रेश मिल्क अभी अभी निकाला है तो उसमें माइक्रोब्स तो होंगे ही, तो माइक्रोब्स को हटाने के लिए हमें बॉईल करना पड़ता है, राइट। क्योंकि दूध वाला तो आपको खुद पेस्चराइजेशन करके देगा नहीं,
दूध वाला तो आपको उबाल के देगा नहीं, आपको घर आके खुद उबालना पड़ेगा वो, है ना। सो इसलिए नेक्स्ट है रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर kept in refrigerator while jams and pickles can be kept outside। रॉ वेजिटेबल और फ्रूट्स को हम रेफ्रिजरेटर में केप्ट करते हैं बिकॉज डियर स्टूडेंट्स जो वो होते हैं ना उसमें मॉइस्चर आ सकता है जिससे कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग सकते हैं। जैम्स एंड जेलीज को हम आउटसाइड रख सकते हैं बिकॉज उनमें बहुत एसिडिक नेचर होता है, बहुत ऑयली कंडीशंस होती हैं, और ऑयली और एसिडिक नेचर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, विनेगर होता है, सॉल्ट होते हैं, राइट, ये सब आपके प्रिजर्वेटिव्स ही तो हैं। नेक्स्ट है फार्मर्स प्रिफर टू ग्रो बीन्स एंड पी इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स। क्यों नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल बीन्स और पी को? क्योंकि बीन्स और पी के नोड्यूल्स में राइजोबियम होता है ना, वो नाइट्रोजन अपने आप फिक्स कर देगा, क्योंकि बीन्स और उनको ज़रूरत नहीं है कि वो नाइट्रोजन वाले फुल वाले में ग्रो करें, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरिया है उनकी रूट्स नोड्यूल्स में, और वो आराम से नाइट्रोजन फिक्स कर सकता है। इसलिए उनको नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स में उगाया जाता है। वहाँ पे कोई और क्रॉप उगा लेते हैं जिसके पास ये रूट नोड्यूल्स में राइजोबियम नहीं होता है, ताकि उनको और नाइट्रोजन मिल जाए। बट बीन्स और पीस को इसलिए उगाते हैं ताकि क्योंकि उनके पास डियर ऑलरेडी जो है राइजोबियम बैक्टीरिया होता है रूट नोड्यूल्स में, इसलिए वो फिक्स कर देगा, इसलिए उनको नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स में उगाया जाता है। मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग stagnation of water through they do not live in water, though they do not live in water। Why? क्योंकि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, और आपका स्टेगनेंट वाटर है, जमा हुआ पानी है, तो उसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा ब्रीड करते हैं और उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हम उन्हें स्टेगनेंट वाटर में को हटाएं और उनको अगर हम स्टेगनेंट वाटर को हटाएं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके मॉस्किटोज होंगे वो बहुत कम ग्रो करेंगे, कि मॉस्किटोज ब्रीड करते हैं वाटर में, और वाटर कहीं भी जमा होगा मॉस्किटो आ जाएंगे। बट अगर आपको मॉस्किटो को नहीं लाना है तो यू हैव टू जस्ट प्रिवेंट द स्टेगनेंट वाटर। आपको स्टेगनेंट वाटर को हटाना पड़ेगा, गंदा हुआ जमा हुआ पानी को स्टेगनेंट वाटर कहते हैं, ठीक है, तो उसको हटाओगे तभी मॉस्किटोज कैन बी कंट्रोल। Now next is how can we prevent the following disease? Cholera we can prevent by vaccination और boiled drinking water। अगर हम पीते हैं, कोलेरा अगर हमें हो रहा है, boiled drinking water पी रहे हैं, हेल्दी फूड खा रहे हैं, और एकदम फ्रेश वाटर और बिल्कुल बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, तभी हमारा कोलेरा जो है क्योर हो पाता है। वरना अगर वाटर आप इम्प्योर पी रहे हैं तो वो सही नहीं है। प्योर वाटर यू हैव टू ड्रिंक। ओके, नेक्स्ट इज टाइफॉइड। टाइफॉइड में डियर स्टूडेंट आपको वैक्सीनेशन लेनी होती है सूटेबल टाइम में। हेपेटाइटिस ए में भी वैक्सीनेशन होगी सूटेबल टाइम में। टाइफॉइड में आपको एकदम आइसोलेशन में रहना चाहिए, और पानी जो है खासकर अच्छा पानी कंज्यूम करना चाहिए, मिलावटी यानी कि इम्प्योर वाटर आपको कंज्यूम नहीं करना है। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर आप इसमें भी पियेंगे। देन हेपेटाइटिस में वैक्सीनेशन टू बी टेकन एट सूटेबल टाइम, और हेपेटाइटिस में आप क्या कर सकते हो, वो बहुत कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, तो आपको एक आइसोलेशन में रहना चाहिए उसके लिए भी, ठीक है डियर। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि नाइट्रोजन